कार्य शक्ति और ऊर्जा, उसमें हमने जो पहला पार्ट था उसमें हमने कार्य की बात की और यांत्रिक शक्ति की बात की। अब आज हम सेकंड जो पार्ट है उसमें बात करते हैं विद्युत शक्ति की। कि विद्युत शक्ति क्या होती है? कि यदि हमारे पास कोई भी विद्युत परिपथ है या कोई मोटर है, उसके द्वारा एक सेकंड में किए किए गए कार्य की दर, किसी मोटर द्वारा एक सेकंड में किए गए कार्य की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत कार्य अपॉन समय। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया? विद्युत कार्य अपॉन समय। अब विद्युत कार्य क्या था? VIT अपॉन समय। T से T कट गया, क्या आ गया? VI। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया? VI। अब यहाँ पर जो कार्य था, कार्य का मात्रक था जूल, उस समय का सेकंड। तो जो विद्युत शक्ति है उसका जूल पर सेकंड, या फिर हम बात करें तो इसका होता है वाट, क्योंकि एक वाट बराबर किसकी था? एक जूल पर सेकंड। एक जूल पर सेकंड, एक वाट बराबर एक जूल पर सेकंड। तो विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ या किसी मोटर द्वारा एक सेकंड में किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत कार्य अपॉन समय। विद्युत कार्य बराबर होता है VIT। तो T से T कट गया, क्या आ गया? VI। यहाँ पर जो V है वो है वोल्ट, जो I है वो है धारा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति बराबर हो गया VI जूल पर सेकंड या वाट। ठीक है, अब हम बात करें कि जो ये P बराबर VI है, P बराबर VI, ये किसके लिए? AC है या DC? क्योंकि हमारे पास जो विद्युत है वो भी दो प्रकार की होती है, AC और DC। तो ये जो P बराबर VI है ये DC के लिए है। ये कौन सी के लिए? DC के लिए। हम यदि AC की बात करें तो AC में भी हमारे पास सिंगल फेज और डबल थ्री फेज होता है। तो सिंगल फेज के लिए P बराबर होता है VI cos phi। P बराबर क्या होता है? VI cos phi। यहाँ पर जो cos phi है वो होता है शक्ति गुणांक। तो यहाँ पर AC के लिए क्या हो गई शक्ति? P बराबर VI cos phi, और जो DC के लिए हो गई P बराबर VI। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत शक्ति। अब हम बात करते हैं सूचित अशोष शक्ति की बात करें। सूचित असमय शक्ति, सूचित का मतलब होता है इंडिकेट फोर्स पावर, IHP। IHP क्या होता है? इंडिकेटेड फोर्स पावर। कि हमारे पास कोई भी मशीन है या कोई सिलेंडर है, उसके द्वारा उत्पन्न की गई कुल शक्ति को, उसमें उत्पन्न की गई कुल शक्ति को IHP कहते हैं। कोई भी मशीन है उसमें हम जो कुल शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? IHP। इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कोई हमारे पास जैसे हम गाड़ी लाते हैं, गाड़ी में लिखा हुआ होता है कि ये 70 किलोमीटर का एवरेज देगी। अब वो जो 70 किलोमीटर का जो एवरेज है वो क्या इंडिकेट है? इंडिकेट किया हुआ है वो। ठीक है, तो किसी मशीन या किसी मोटर में उत्पन्न की गई कुल शक्ति को हम क्या बोलते हैं? सूचित अश्व शक्ति। अब सूचित अशोष शक्ति है उसका IHP, उसका फॉर्मूला होता है पलान अपॉन 4500। ये हम बात कर रहे हैं मीट्रिक प्रणाली की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं मीट्रिक की। तो IHP बराबर हो गया पलान अपॉन 4500। यहाँ पर जो P है वो होता है औसत दाब। P है औसत दाब kg अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पर L है स्ट्रोक की लंबाई, ये मीटर में होती है। जो यहाँ पर A है उस सिलेंडर का एरिया होता है क्या? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहाँ पर जो N है वो होता है RPM, रोटेशन पर मिनट। जो क्रैंक शाफ्ट उसकी स्पीड है RPM में। ठीक है, तो जो IHP हो गया वो हो गया पलान अपॉन 4500। यहाँ पर P है औसत दाब, L है स्ट्रोक की लंबाई, A है सिलेंडर का क्षेत्रफल, और N है RPM क्रैंक शाफ्ट की गति।
यदि हमारे पास ये ब्रिटिश की बात करें हम, तो IHP हो जाएगा प्लान अपॉन 33,000। IHP क्या हो जाएगा, इंडिकेट हॉर्स पावर क्या हो जाएगा, प्लान अपॉन 33,000। ठीक है, तो ये IHP का फॉर्मूला है। इंडिकेट जो कुल उत्पन्न शक्ति है, कोई भी मोटर है उसमें जो कुल शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं वो है IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, प्लान अपॉन 4500। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो आरपीएम है ये कभी दुगने भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। यदि हमारे पास जो सिलेंडर है यदि 4 स्ट्रोक का है, यदि हमारे पास सिलेंडर 4 स्ट्रोक का है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आरपीएम है वो आधे हो जाते हैं। आरपीएम क्या हो जाते हैं, आधे। यदि हमारे पास जो सिलेंडर है यदि 4 स्ट्रोक का है तो उसके आरपीएम क्या हो जाते हैं, आधे। और यदि ये डबल एक्टिंग का है, डबल एक्टिंग का है, तब आरपीएम क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। आरपीएम क्या हो जाएंगे, दुगने। यदि 4 स्ट्रोक लिखा हुआ है तो वहां पर आरपीएम आधे हो जाते हैं, और यदि डबल एक्टिंग का है तो वहां पर आरपीएम क्या हो जाएंगे, दुगने। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सूचित अश्व शक्ति है IHP है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, ये क्या होती है कि किसी भी मोटर में उत्पन्न की गई कुल शक्ति को हम सूचित अश्व शक्ति कहते हैं, IHP कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्लान अपॉन 4500। उसके अलावा हमारे पास दूसरी और होती है BHP, इसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक अश्व शक्ति। अब इसको हम कुछ ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है कि हमारे पास अब मशीन ने हमने क्या किया, IHP उत्पन्न की। अब कुछ जो शक्ति है वो घर्षण के कारण खर्च हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण जो खर्च हो गई, उसके अलावा जो बची हुई शक्ति है वही BHP होती है। इसे ही हम लाभकारी शक्ति बोलते हैं, जो काम में आती है, जो काम में आती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि जो गाड़ी है उसने जो कंपनी उसने 70 किलोमीटर का एवरेज शो किया है, इंडिकेट किया है, मतलब 60 का एवरेज दे रही है, तो ये क्या हो गई, BHP हो गई। तो ये क्या हो गई, BHP। तो ये 70 क्या था, IHP। जो इंडिकेट कर रहे हैं IHP, और जो लाभ कर हमारे काम में आ रही है वो क्या होती है, BHP। क्योंकि कुछ जो शक्ति है वो घर्षण के कारण खर्च हो जाती है। तो BHP क्या होती है, IHP माइनस घर्षण के कारण खर्च शक्ति। तो घर्षण के कारण जो खर्च हो रही है यदि वो हम IHP में से माइनस कर देंगे तो वो क्या बच जाती है, BHP। तो ये IHP की बात हो गई, ये BHP की बात हो गई। अब हम यहाँ पर मोटर की बात कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो इससे हमें क्या निकालना है, यांत्रिक दक्षता। कि यांत्रिक दक्षता है वो कैसे निकालेंगे। जो यांत्रिक दक्षता है, यांत्रिक दक्षता, ये BHP तथा IHP का रेशियो होता है, अनुपात होता है, अर्थात आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पर जो BHP है वो आउटपुट होती है, IHP इनपुट। इंडिकेट, क्योंकि हम पहले इंडिकेट करते हैं उसके बाद वो क्या होती है, लाभकारी शक्ति होती है। तो BHP अपॉन IHP का अनुपात क्या कहलाता है, यांत्रिक दक्षता। ये प्रतिशत में होती है, इसलिए हम यहाँ क्या शो करते हैं, 100। यांत्रिक दक्षता किसमें दर्शाई जाती है, प्रतिशत में, और इसे मीटर से दर्शाते हैं। ये किससे दर्शाते हैं, मीटर से। तो यांत्रिक दक्षता बराबर हो गया BHP अपॉन IHP इनटू 100। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक पंप है वो 10,000 गैलन पानी 80 फुट की गहराई से, कितनी गहराई से, 80 फुट की गहराई से प्रति घंटा निकाल रहा है। कि जो एक पंप है वो 1 घंटे में 80 फुट की गहराई से 10,000 गैलन पानी बाहर निकाल रहा है। यदि मोटर की दक्षता, मोटर है उसकी दक्षता कितनी है, 85% है, और पंप की दक्षता 70% है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि कितने BHP मोटर की आवश्यकता है, कि मोटर है कितने BHP की है और मोटर कितनी IHP की है।
अब दक्षता का मतलब क्या है? यहाँ पर दक्षता का मतलब है यदि पंप 10 एचपी का है तो आउटपुट ओनली 7 एचपी का दे रहा है। ऐसे ही यदि मोटर 20 एचपी की है तो हमें ये 85% निकालना है, तो ये लगभग 17 के आसपास उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो पंप है वो 10 गैलन पानी 10,000 गैलन पानी निकालता है, तो हमें पता है कि 1 गैलन बराबर होता है 10 पॉइंट। 1 गैलन बराबर कितना होता है 10 पॉइंट। तो हमें जो गैलन है उसको पॉइंट में लेना है, तो हमारे पास भाग कितना आ जाएगा, 10,000 को गुणा कर देंगे 10 से, तो 1 लाख पॉइंट आ गया। तो ये क्या आ गया, और यहाँ पर कह रहा है 80 फुट की गहराई से। तो हमारे पास यदि हम पंप की आउटपुट निकालें कि पंप कितना आउटपुट दे रहा है, तो हम यहाँ पर पंप की आउटपुट शक्ति निकालते हैं। तो आउटपुट शक्ति कैसे आएगी, बल इनटू विस्थापन बटा समय, सेकंड में है तो 550। ठीक है, ये हमारे पास पंप की आउटपुट शक्ति का फॉर्मूला। यहां पर जो भार है कितना है 1 लाख। यहां पर विस्थापन 80 मीटर की गहराई से निकाल रहा है। समय हमारे पास प्रति घंटा है तो हमें सेकंड में लेना है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड। तो हमें यहां पर 550 इंटू 3600, तो हम यदि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पंप की आउटपुट शक्ति कितनी आ जाएगी, लगभग यदि 30 से 30 यदि हम इसको काटेंगे 4.04 एचपी की मोटर। तो हमारे पास जो पंप की आउटपुट शक्ति है वो है लगभग 4.04 एचपी। ठीक है, तो पंप की आउटपुट कितनी आ गई, पंप की आउटपुट आ गई 4.04 एचपी। अब हमें पता है कि जो पंप की आउटपुट है, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पंप की दक्षता कितनी दे रखी है 70%, ताकि 70% का मान कितना दे रखा है 4.04, कितना दे रखा है 4.04। अब हमें यहाँ पर पंप की दक्षता 70% दे रखा है, तो 70% का मान कितना है 4.04। तो हमें यहाँ पर इनपुट निकालना है। इनपुट हमेशा 100% होता है, इनपुट क्या होता है हमेशा 100%। तो ये जो 4.04 है ये किसका मान है 70% का, हमें इनपुट निकालना है, तो 70% का मान ये है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 70 का भाग लग जाएगा, और यदि हमें 100% का मान निकालना है तो 100 से क्या हो जाएगा गुणा। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग रहेगा 5.77 एचपी। तो हमारे पास जो पंप है वो कितने एचपी का है 5.77 एचपी का, अर्थात पंप का जो इनपुट है वो है 5.77 एचपी का। तो पंप कितने एचपी का है 5.77 एचपी का। अब हमें ये है कि जो मोटर का आउटपुट है वो पंप का क्या कहलाएगा इनपुट, अर्थात हम बात कह सकते हैं कि जो मोटर है, जो मोटर की बीएचपी है आउटपुट है वो पंप की इनपुट कहलाएगी, अर्थात आईएचपी कहलाएगी, इंडिकेट हॉर्स पावर कहलाएगी। अर्थात जो मोटर है उसकी कितनी हो गई, मोटर की आउटपुट कितनी हो गई 5.77 एचपी का। तो मोटर कितनी एचपी की हो गई, मोटर कितने आउटपुट दे रही है 5.77 एचपी। ठीक है, अब हम बात करें कि मोटर कितना इनपुट है, मोटर कितने इनपुट की है, कितने एचपी की है, तो हमें पता है कि मोटर की दक्षता कितनी है 85%। तो 85% का मान कितना है 5.77, तो हमें किसका मान निकालना है 100% का मान निकालना है। तो 85% का मान कितना हो गया 5.77, तो 1% का मान अपॉन 85 और 100% का मान कितना जाएगा 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये लगभग कितना जाएगा, यदि हम इसको 100 करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6.78 एचपी। तो ये मोटर कितने एचपी की हो गई 6.78 एचपी की। देखो दोबारा समझो कि हमारे पास एक पंप है वो 10,000 गैलन 80 फुट की गहराई से प्रति घंटा पानी निकाल रहा है। एक मोटर की दक्षता 85% है, दक्षता का मतलब है यदि ये 10 एचपी की है, अब ये 85 की बात करें तो ये आउटपुट ओनली 8.5 देगा। ऐसे यहां पर कह रहा है कि पंप की दक्षता कितनी है 70%, यदि पंप 10 एचपी का है तो ये आउटपुट ओनली 7 एचपी देगा। तो ये कह रहा है पंप निकाल रहा है इतना, पंप क्या पंप का आउटपुट निकाले, क्या पंप कितना
कर रहे हैं तो बल इनटू विस्थापन समय इनटू 550, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.04 एचपी की। तो पंप कितना आउटपुट दे रहे हैं 4.04 एचपी। अब ये किसका मान है, ये 70% का मान है कि जो पंप है उसकी दक्षता 70% है, ये आ गया 4.04। तो अब हमें पंप का इनपुट निकालना था, 100% का मान निकालना है, तो कितना आ गया 5.77 एचपी। अब जो मोटर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसका इनपुट होगा, इसका आउटपुट और इसका इनपुट क्या होंगे, दोनों ही सेम है, कोई घर्षण नहीं है, मानिए दोनों के बीच कुछ भी घर्षण नहीं है। तो जो मोटर का आउटपुट है वो पंप का इनपुट कहलाएगा, अर्थात मोटर का बीएचपी कितना आ जाएगा 5.77 एचपी। अब हमें मोटर के इनपुट निकालना है, तो ये 5.77 किसका मान है 85% का, हमें मान किसका निकालना है 100% का, तो ये कितना आ जाएगा 6.78 एचपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा, अब हमने कार्य पढ़ लिया, शक्ति पढ़ ली, अब बात करते हैं ऊर्जा की कि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर क्या थी, शक्ति, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब जो ऊर्जा है ये न तो उत्पन्न की जा सकती है, और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एक रूप में दिखाई देगी और दूसरे रूप में दिखाई नहीं देगी। तो हम ऊर्जा को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब जो ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, जो कार्य की इकाइयां थी वही ऊर्जा की इकाइयां है। अर्थात जो हमने कार्य की इकाइयां लिखी जूल, वो किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत प्रकार की होती है, जैसे बात करें यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, परमाणुक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। तो ये ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, सिर्फ हमें इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारे पास जो ऊर्जा है वो मुख्य दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी गतिशील वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास शर्त है कि जो वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। तो किसी गतिशील वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ जल, बहते हुए जल में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। चलते हुए गाड़ी, उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिशील वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका काइनेटिक, इसका अंग्रेजी में क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी। इसको किससे शो करते हैं, के से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ इनटू द्रव्यमान इनटू वेग का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर गतिज है तब इसमें वेग तो होना ही होना चाहिए, यदि वेग नहीं है तो ये गतिज ऊर्जा ना हो, उसमें क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया हाफ इनटू द्रव्यमान इनटू वेग स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया mv स्क्वायर। यहाँ पर m है द्रव्यमान और v है वेग। m क्या है, द्रव्यमान, तो v क्या है, वेग। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया जूल। अब बात करें यदि हमारे पास जी का प्रभाव पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, जी का, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर अपॉन g।
काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन जी। देखो हम यहाँ बात करें कि m का मतलब क्या होता है kg, वेग होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन की इकाई होती है मीटर, उस समय की हो गई सेकंड, तो ये हो गया kg * मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ g का प्रभाव पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा kg * मीटर, और kg * मीटर किसके बराबर होता है जूल के बराबर, तो 1 kg * मीटर किसके बराबर हो जाएगा जूल। तो हमारे पास ये g का प्रभाव पड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर अपॉन g, और ये g का प्रभाव नहीं है काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो g का प्रभाव पड़ रहा है तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन है कि 0.2 केजी, 0.2 केजी द्रव्यमान की वस्तु है और उसका वेग है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। 0.2 केजी द्रव्यमान की वस्तु का वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ द्रव्यमान का मान है 0.2 और वेग का मतलब कितना है 30। अब यहाँ पर वेग स्क्वायर होता है तो 30 * 30, 0 पॉइंट हटाया नीचे 10, 0 से 0, 2 से 2, तो 90 जूल। कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसमें 90 जूल। तो यदि हमारे पास 2 केजी की कोई द्रव्यमान की वस्तु है और उसमें उसकी चाल या वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 90 जूल। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी स्थिर वस्तु में विद्यमान ऊर्जा, कोई रुकी हुई वस्तु है उसमें विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई रुकी हुई वस्तु है उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई वेग नहीं है, तो उसमें जो विद्यमान ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। अर्थात जैसे और जो टैंक होता है, छत पे जो टैंक होता है उसमें पानी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। अब स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया mgh। कि यदि हमारे पास कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसको h ऊंचाई, h हाइट पे ले जाना है तो हमें कितनी स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया mgh, जहां m हो गया द्रव्यमान या g हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h हो गया हाइट ऊंचाई। हम कह सकते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, हम क्वेश्चन की बात करें कि 1 किग्रा की वस्तु है, कितने 1 केजी की कोई वस्तु है, ठीक है, और 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1 केजी की कोई वस्तु है और 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। तो 1 केजी की वस्तु जो 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी और कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी गतिज ऊर्जा होगी और कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। 1 केजी की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी और कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर हमारे पास m कितना है, द्रव्यमान कितना है 1 केजी, ठीक है, हाइट कितनी है 5 मीटर। यहां पर वेग कितना है, क्योंकि वो कह रहा है 1 केजी की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसका मतलब उसको लेके ले जाए, यहां पर वेग क्या हो गया 0। तो अब हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर वेग क्या है 0 है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0। अर्थात उसमें कोई गति नहीं है,
क्योंकि एक केजी की वस्तु है, उसको 5 मीटर पे है, वहां रुकी हुई है ये, तो वहां रुकी हुई है, इसका मतलब उसमें वेग नहीं है, वेग नहीं है तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0। अब यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, mgh की बात करें, तो यहाँ m का मतलब कितना है? m कितना है? 1 kg, g 9.8 और h 5, ये कितना हो जाएगा? 8 में 4 49, कितना हो जाएगा? 49 जूल। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 49 जूल। तो 1 केजी की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? 49 जूल। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है वो गतिशील है, उसपे हम बल लगा रहे हैं तो वो कुछ दूरी जाके रुकती है, ठीक है। अब उसमें हमें कितने बल की आवश्यकता होगी, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध बल की बात कर रहे हैं, प्रतिरोध बल की बात कर रहे हैं कि यदि कोई गतिशील वस्तु है, उसपे हमने बल लगाया, उसको ब्रेक लगाया, तो वो वस्तु s दूरी जाके क्या करती है? रुकती है। s दूरी जाके क्या करती है? रुकती है। तो हमें यहाँ पर कितने प्रतिरोध बल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर प्रतिरोध बल यदि हम कोई बल लगाएंगे तब वो s दूरी जाके रुकेगी। तो यहाँ पर प्रतिरोध बल इंटू विस्थापन बराबर कार्य के बराबर हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोध बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। यहाँ प्रतिरोध बल को F से दर्शाते हैं, विस्थापन को S से, तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। तो प्रतिरोध बल बराबर हो गया हाफ mv स्क्वायर अपॉन S। तो यहाँ पर प्रतिरोध बल F है, यहाँ पर प्रतिरोध बल। यदि कोई वस्तु है उस पर हम यदि कोई बल लगा रहे हैं तो वो s दूरी, s विस्थापन जाके क्या करती है? रुकेगी। तो हमें उसको रोकने के लिए कितने प्रतिरोध बल की आवश्यकता होगी ये निकालने के लिए, तो प्रतिरोध बल इंटू विस्थापन बराबर हाफ mv स्क्वायर। वस्तु द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोध बल इंटू विस्थापन होता है। यहाँ प्रतिरोध बल बराबर क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर अपॉन s, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध बल F बराबर था हाफ mv स्क्वायर अपॉन s, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन है कि एक गोली की मात्रा 10 ग्राम है, यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम, और वह एक दीवार से 30 मीटर पर सेकंड वेग से टकराती है। एक कोई दीवार है, ठीक है, उससे टकरा रही है, तो यहाँ पर वेग कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। यदि वो दीवार का प्रतिरोध F कितना है? 100 kg है, तो दीवार के अंदर कितनी दूरी तक जाएगी? जैसे कोई बुलेट है, यदि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से बुलेट छोड़ते हैं तो कुछ अंदर तक जाती है। जैसे वो शरीर से टच होगी तो हमें वहां पर कुछ प्रतिरोध होगा, ठीक है, जिससे उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें जैसे ही प्रतिरोध का मान निकालना है कि एक गोली की मात्रा 10 ग्राम, वो एक दीवार से टकराती है, ठीक है, वो दीवार के अंदर कितनी दूरी तक चली जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिरोध बल है वो केजी में है, और यहाँ पर द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। तो हमें किसमें बदलना पड़ेगा इसको? केजी में। तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 1/1000 केजी। तो कितना हो जाएगा ये? 0.01 केजी। तो हमारे पास द्रव्यमान कितना हो गया? 0.01 केजी। वेग कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर F into S बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। हमें कितनी दूरी तक जाएगा, हमें यहाँ पर विस्थापन ज्ञात करना है, तो S बराबर हो गया हाफ mv स्क्वायर अपॉन F। तो हम बात करें 1/2, m का मान कितना है? 0.01, वेग कितना है? 30 into 30, और यहाँ पर F कितना है? 100। तो यहाँ कौन घटाया? 100, 2 0 से 2 0, 15 बार, तो कितना हो जाएगा? 45/100, 0.45। अब हमें देखो यहाँ पर हमारे पास m किसमें है? केजी में। वेग किसमें है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड,
केजी में। ठीक है, तो हमारे पास जो विस्थापन है वो कितना आ जाएगा 0.45 मीटर। हमारे पास यहाँ जो विस्थापन है वो कितना आ जाएगा 0.45 मीटर। तो हमारे पास s बराबर हाफ mv स्क्वायर अपॉन f, यहाँ पे 1/2 m का हमारे पास द्रव्यमान कितना है 0.01 kg, वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड और बल कितना है 100 kg। तो हमारे पास विस्थापन कितना आ जाएगा 0.45। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रतिरोध बल है कि हमारे पास जैसे कोई बुलेट है, ठीक है, उसको हम चला रहे हैं, तो जैसे ही वो टच होती है उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वहां पर उसको कितने प्रतिरोध मिला कि उसका वेग कम हो गया और कितनी दूरी तक जा रही है, ये हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि प्रतिरोध बल बराबर हो गया हाफ mv स्क्वायर अपॉन s, कि कितनी दूरी तक जाके वो रुक जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक गोली की मात्रा 10 ग्राम है, वो एक दीवार से 30 मीटर पर सेकंड की वेग से टकराती है, तो यदि दीवार का प्रतिरोध इतना है तो गोली कितनी दूर तक जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पर विस्थापन आ गया 0.45 मीटर। देखो अब बेल्ट पुली जो प्रणाली उससे शक्ति ट्रैक्शन, उससे कैसे शक्ति निकालते हैं कि यदि कोई वस्तु पर कोई आरोपित बल है, कोई वस्तु है उसको कोई हम बल लगा रहे हैं, यदि वो बल वस्तु को अपने केंद्र के परिधि, अपने केंद्र के परिधि घुमाता है, घुमाने का प्रयास करता है, तो वहां पर क्या बल लगता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है, टॉर्क। अब ये जो टॉर्क है ये क्या होता है कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल तथा किसी वस्तु पे लगाया गया बल तथा बल की क्रिया रहेगा केंद्र के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। जो टॉर्क होता है ये क्या होता है कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल, बल कौन सा है, जो हम वस्तु पे लगा रहे हैं, वस्तु को अपने केंद्र के परिधि तक घुमा रहा है, ठीक है, ये घुमाने का प्रयास कर रहा है, वह बल तथा बल की जो क्रिया रेखा है तथा जो केंद्र है उसके बीच की जो लंबवत दूरी है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। इसे हम t से भी दर्शाते हैं, t बराबर f * लंबवत दूरी। अब यहाँ पर हमें hp निकालना है, शक्ति फ्रैक्शन निकालना है, तो ये क्या होता है, hp बराबर होता है 2 पाई nt अपॉन 45। शक्ति फ्रैक्शन का प्रेषित शक्ति क्या होती है 2 पाई nt अपॉन 45। यहाँ पर t है टॉर्क और यहाँ पर r है rpm, रोटेशन पर मिनट। तो hp जो बेल्ट पुली प्रणाली से हम जो शक्ति निकाल रहे हैं, hp निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई nt अपॉन 45। या t है टॉर्क और n है rpm। अब टॉर्क क्या होता है कि यदि कोई बल हम किसी वस्तु पर आरोपित कर रहे हैं, वो जो बल है वो वस्तु को अपने केंद्र के परिधि तक घुमाता है, घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो बल इनटू बल की जो क्रिया रेखा है, वो जो केंद्र है वस्तु का, उन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, उन दोनों के गुणनफल को कहते हैं। तो यहाँ h बराबर हो गया 2 पाई nt अपॉन 45। n है रोटेशन पर मिनट और t है टॉर्क। अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें कि 1500 आरपीएम के इंजन की गति, 1500 आरपीएम कोई इंजन है उसकी गति कितनी है 1500 आरपीएम, और उसका टॉर्क कितना है, टॉर्क है 20 केजी इनटू मीटर, क्योंकि यहाँ पर बल है केजी में और लंबवत दूरी है मीटर, तो यहाँ पर टॉर्क कितना है 20 केजी इनटू मीटर। तो हमें यहाँ पर एचपी निकालना है, डीजल जो इंजन है, इंजन की हमें बीएचपी निकालना है, इंजन की क्या निकालना है हमें बीएचपी, कि बीएचपी कितना है, इंजन कितने एचपी का है। क्वेश्चन क्या है कि डीजल इंजन है, वो उसका रोटेशन पर मिनट कितना है 1500 आरपीएम और टॉर्क कितना है 20 केजी इनटू मीटर। तो हमें इंजन की बीएचपी निकालने के, जो इंजन है वो कितने एचपी का है, तो हमें एचपी निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई nt अपॉन 45। तो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7, n का मान कितना है 1500, t का मान 20 और नीचे 45। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे 2 * 22 * 1500 * 20/7 * 4500, यदि इसको हम सोल्व करें तो इसका कितना एचपी आ जाएगा, लगभग 41.49 एचपी की क्या आ जाएगी, मोटर आ जाएगी। तो हमारे पास जो बेल्ट पुली प्रणाली से हम जो शक्ति निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई nt अपॉन 45 या n आरपीएम में
होती है टॉर्क। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि एक डीजल इंजन है उसका आरपीएम कितना है 1500 आरपीएम और टॉर्क कितना है 20 kg/मीटर। तो हमें जो डीजल इंजन है उसकी बीएचपी निकालनी है कितना आउटपुट है। तो एचपी बराबर हो गया 2/90/45। तो यहाँ कितना आ गया बीएचपी 41.9 एचपी। अपना चैप्टर जो कार्य उठा सकती है पूरा हो चुका है। अब इसमें जैसे 4 क्वेश्चन है ये करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में, यहाँ टाइम क्या 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है। तब एक मोटर की एचपी याद करनी है। 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकालना है। तब हमें क्या करना है एचपी याद करना है। इसे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी 10 एचपी इंजन के द्वारा, इंजन क्या है 10 एचपी का, 4.5 मीट्रिक टन भार को 6 मीटर तक उठाए जाने में लगा समय ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि 25 ग्राम द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है 25 ग्राम के पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी की गणना करना है जो 8 मीटर ऊंचाई पर रखा हुआ है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। चौथा क्वेश्चन है यदि एक रेंज 500 चक्कर प्रति मिनट की गति पर घूम रहा है, यहाँ रोटेशन पर मिनट कितने 500, और रेंज घुमाने के लिए जो टॉर्क की आवश्यकता है वो है 15 kg/मीटर। तो हमें यहाँ पर प्रेषित एचपी ज्ञात करनी है कि कितने एचपी की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो